अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही नदी के दो अलग-अलग चेहरे हों? मतलब एक तरफ तो वो एकदम शांत और गंभीर हो और दूसरी तरफ बिल्कुल चंचल और शरारती। चलिए, आज नागार्जुन के लिखे पाठ हिमालय की बेटियां में इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो जब भी गंगा या यमुना का नाम आता है, मन में कैसी तस्वीर बनती है ना? एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही भव्य, विशाल सी नदी की। लेखक ने भी जब इनको मैदानों में देखा ना, तो उनको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन लेखक के मन में ये सवाल आया कि क्या यही इनकी असलियत है? और उन्हें जल्द ही पता चला कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी वो तो कहीं और, पहाड़ों में छिपी हुई थी। तो चलिए, सबसे पहले उस रूप की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं। मतलब नदी का वो माँ जैसा रूप जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें जिंदगी देती है। लेखक यहाँ एक बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, संभ्रांत। इसका मतलब है कोई बहुत ही सुसंस्कृत और गरिमापूर्ण। ऐसा लगता है जैसे ये नदियां समाज की कोई बहुत आदरणीय महिलाएं हों जो बड़ी शांति से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लेकिन फिर लेखक ने एक ऐसी यात्रा की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पहुंच गए हिमालय, यानी नदियों के घर, जहां से वो निकलती हैं। और वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनका पूरा नजरिया ही पलट दिया। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है वो शांत, माँ जैसी विशाल नदी, और दूसरी तरफ एकदम दुबली पतली चंचल सी धारा। कमाल की बात तो ये है कि ये एक ही नदी है, बस जगहें अलग हैं और रूप तो मानो बिल्कुल ही अलग हैं। पहाड़ों में ये नदियां शांत और गंभीर तो दूर दूर तक नहीं थीं। अरे वो तो इतनी चंचल थीं, इतनी ऊर्जा से भरी हुई थी, उछलती कूदती खिलखिलाती, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये उपत्यकाएं यानी कि जो घाटियां होती हैं, वो असल में इन नदियों का खेल का मैदान है। यहीं पर अटखेलियां करते हुए, खेलते कूदते हुए इनका बचपन बीतता है। जरा कल्पना करके देखिए, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरे भरे जंगल, देवदार, चीड़ के पेड़। ये वो खूबसूरत दुनिया है जिसमें इन नदियों का जन्म होता है। और शायद यही माहौल उन्हें इतना जिंदा दिल और चंचल बना देता है। और यहीं से ना ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। लेखक ने नदियों को सिर्फ पानी की धाराओं की तरह देखना बंद कर दिया। अब वो उन्हें एक परिवार के रूप में देखने लगे, रिश्तों के धागों में बंधे हुए। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार है महान हिमालय, जो एक पिता की तरह है। और ये नदियां, ये हैं उसकी प्यारी, चंचल और कभी-कभी थोड़ी शरारती बेटियां। ये लाइन कितनी प्यारी है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई पिता अपनी नटखट बेटियों को देखकर मुस्कुरा भी रहा है और साथ ही उनकी फिक्र भी कर रहा है कि अरे ये कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। और फिर देखिए, यहाँ एक प्रेम कहानी भी है। ये नदियां जो हैं, ये अपनी मंजिल यानी समुद्र से मिलने के लिए बेचैन होकर दौड़ती चली जाती हैं। लेखक तो समुद्र को बड़ा भाग्यशाली दामाद कहते हैं, जिसे हिमालय जैसे ससुर से इतनी खूबसूरत बेटियां मिली हैं। लेकिन बात सिर्फ माता पिता या प्रेमी प्रेमिका की नहीं है। लेखक सतलज नदी के साथ एक बहुत ही गहरा, एक निजी रिश्ता महसूस करते हैं, ठीक एक भाई की तरह जो अपनी बहन के लिए महसूस करता है। ये वाकई में कमाल है ना? कि प्रकृति के किसी रूप के साथ कोई इतना गहरा अपनापन महसूस कर सकता है, उसे बहन मान सकता है। क्या कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है? और ऐसा सोचने वाले अकेले नागार्जुन ही नहीं थे, एक और महान विचारक थे, काका कालेलकर। उन्होंने तो नदियों को लोक माता का दर्जा दे दिया था, यानी सब लोगों की माँ। ये एक बहुत ही गहरा विचार है सच में। एक माँ की तरह नदियाँ कभी भेदभाव नहीं करती। वो हम सभी का पालन पोषण करती हैं, वो हमें जिंदगी देती हैं। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें, ये सारा प्यार और सम्मान, ये सब 1947 की बातें हैं। आज के समय में कहानी बहुत बदल चुकी है और दुख की बात है कि ये उतनी खूबसूरत नहीं रही। प्रदूषण, बांध, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल। सच तो ये है कि हमने अपनी नदियों के साथ माँ या बेटी जैसा व्यवहार तो किया ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा संसाधन समझ लिया जिसका सिर्फ शोषण किया जा सकता है। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये नदियाँ सच में हमारी माँ हैं, हमारी लोक माता हैं, तो हम कैसे बच्चे साबित हुए? उन्होंने तो हमें जीवन दिया, पर हमने बदले में उन्हें क्या दिया? ये सोचने वाली बात है।
तो ये पाठ हमें सिर्फ एक खूबसूरत कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमारे सामने एक चुनौती रखता है। क्या हम अपनी नदियों को फिर से एक परिवार के सदस्य की तरह देख सकते हैं? और क्या हम उनकी देखभाल वैसी ही करना शुरू कर सकते हैं जैसे वो हमारी करती आई हैं?